स्टडी मित्र भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक पूर्व में आयोजित प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर लेते हैं। इनके साथ में है एक एक प्रश्न के साथ में 4-5 प्रश्न हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे संबंधित या इसके आसपास के यदि कोई प्रश्न पूछा जाए आने वाले परीक्षाओं में है तो वो गलत नहीं हो पाए। तो इसका एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति है वो न्यूनतम होती है? सबसे न्यूनतम किसमें होती है? तो सबसे पहले याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान जिसमें भी मिनिमम होगी उनकी आवाज में है वो क्या होगा? आवाज में है वो तीखापन होगा। आवाज में है तीखापन होगा। तो ये सबसे कम है वो होती है महिलाओं में होती है, महिला में होती है, औरत में होती है। लेकिन यहाँ पर लड़की, पुरुष और लड़का 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इस स्थिति में सबसे कम है वो होगी लड़की में होगी। लड़की के बाद में है सेकंड नंबर है औरत पे होगी, औरत पे होगी। इनके बाद में है वो लड़की पे होगी, यानी 3 नंबर पर है वो लड़के में आवृत्ति का मान होगा। चौथे नंबर पर है वो होगा पुरुष में होगा। तो जिसमें आवृत्ति न्यूनतम होगी उसकी आवाज में वो तीखापन होगा। तो ये प्रभाव होता है आवृत्ति के बारे में है, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन होता है उसका ऊष्मीय मान, इसका ऊष्मीय मान है वो सबसे ज्यादा अधिकतम होता है, कैलोरीफिक मान है वो सबसे अधिकतम होता है? कोयले का होता है या पेट्रोल का होता है, मीथेन का होता है या एलपीजी का होता है? तो वैसा तो देखा जाए तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में वो हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है। तो इस स्थिति में वो सबसे ज्यादा है वो होगा एलपीजी का होगा। किसका होगा? एलपीजी का होगा। एलपीजी के बाद में है वो सबसे ज्यादा होता है, एलपीजी से कम, जस्ट कम है वो होता है मीथेन का होता है। सबसे मैक्सिमम है वो एलपीजी का होता है, इसके कम है वो मीथेन का होता है। मीथेन यानी होता है प्राकृतिक गैस, जिसको है वो मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4 होता है, CH4 होता है। और बात करते हैं एलपीजी के बारे में है तो ये 2-3 भागों का मिश्रण है, जिसमें ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन वगैरह आते हैं और ये सब आते हैं, आइसोब्यूटेन वगैरह आते हैं, प्रोपेन। तो एलपीजी है उसमें है वो उसमें मान है वो सबसे ज्यादा होता है। मीथेन के बाद में जो उससे कम है वो होता है। तो सबसे ज्यादा होता है वो एलपीजी, हाइड्रोजन का होता है सेकंड नंबर पर एलपीजी, फिर मीथेन का CH4 कहते हैं, और फिर पेट्रोलियम का और फिर कोयले का एलपीजी मान है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आगे वाला प्रश्न है, किस चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिसको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? तो देखो, पहला ऑप्शन है कायांतरिक चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें या उपयुक्त सभी हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो आग्नेय चट्टान होगा। क्या होगा? आग्नेय चट्टान होगा। अब बात करें राजस्थान के बारे में है तो हाड़ौती में है वो आग्नेय चट्टान सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये लावा से निर्मित होती है। किससे होती है? लावा निर्मित होती है। और यहाँ पर जिसको बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है, क्या कहता है? बेसाल्ट चट्टान भी कहे जाते हैं, बेसाल्ट चट्टान भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता होती है, काली मृदा की है वो प्रधानता होती है, जो कि कपास की खेती के लिए वगैरह उपयुक्त होती है। तो ये होती है आग्नेय चट्टान, जो प्राथमिक प्रकार की होती है। एक होती है द्वितीयक प्रकार की चट्टानें हैं। ये जो अवसादी चट्टानें हैं वो द्वितीयक प्रकार की चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें वो द्वितीयक प्रकार की चट्टानें होती है। अब इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, जिसको हम कायांतरिक चट्टान कहते हैं, कायांतरिक चट्टान कहते हैं, इनका मिश्रण होता है। बात करते हैं आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है तो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानों का अच्छा उदाहरण है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। इसी प्रकार से है वो अवसादी चट्टानें हैं। कायांतर चट्टानों का जो उदाहरण है वो होता है संगमरमर, संगमरमर है वो कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आग्नेय चट्टान होगा। प्राथमिक चट्टान कहते हैं, अवसादी है वो द्वितीयक चट्टानें होती है, और कायांतरिक चट्टान है वो मिश्रित चट्टान होती है, जो कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये उस समय के जो करंट अफेयर यानी समसामयिक से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर है वो होगा ये। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न है कि मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के घड़ों में जो पानी होता है जो गर्मी के ऋतु में है वो ठंडा हो जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, ये हमको बताना है। वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, अवक्षेपण होता है या परासरण होता है? तो इसका जो सही का उत्तर होगा वो होगा
वाष्पीकरण। संघनन का तो अर्थ ये होता है कि जुड़ना। क्या होता है? संघनन का अर्थ होता है किसी चीज का जुड़ना है, वो संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होना। अवक्षेपण का मतलब होता है, अवक्षेपण का मतलब होता है चांदना। क्या होता है? चांदना। परासरण का मतलब होता है, परासरण है वह कम घनत्व अधिक घनत्व से, ये होता है अधिक घनत्व से है वो कम घनत्व की ओर है प्रवाहित होता है, परासरण होता है। जल का प्रवाह है वो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर, इसको परासरण कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो वाष्पीकरण होगा। 78 प्रश्न है, 78वां प्रश्न है, वो है मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? जो मरुस्थल में मृग तृष्णा बनती है, जिसमें से होता यह है कि दूर से देखने पर है, किसी गर्मी की ऋतु में है, मरुस्थल में है, दूर से देखने पर हमको वहां पर बहुत दूर है वो पानी दिखाई देता है। जैसे रेगिस्तान में है वो हिरण है, इसको बहुत दूर से देखने पर वो पानी दिखाई देता है, लेकिन पास पर वापस आते हैं तो वो गायब हो जाता है। इस प्रकार से मृग तृष्णा बनती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई के साथ वायुमंडल की अपर्णांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपर्णांक बढ़ता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपर्णांक नहीं बदलता है, या प्रकीर्णन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऊंचाई के साथ में वायु का अपर्णांक है वो बढ़ता है, जिसके कारण है वह मृग तृष्णा का मुख्य कारण है, मृग तृष्णा वगैरह बनती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी उत्तर होगा। कौन सा होगा? बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? जो तेल होता है वो पानी में क्यों नहीं घुलता है? तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है। अब इनका मुख्य कारण क्या होता है? तेल के अणु ध्रुवीय नहीं होते हैं, ध्रुवीय अणु है वो पानी के अणु होते हैं, तो ये तो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तेल के जो अणु पानी से बड़े होते हैं, जिसके कारण ही वह इस पे क्या होते हैं? तैरते हैं। क्या होते हैं? तैरते हैं। पानी के ऊपर है वो तैरते हैं, घुलते नहीं है। तो ये तो गलत है, इसका मतलब उत्तर है वो बी इसका सही होगा। बी है वो इसका सही होगा। तेल के अणु है वो पानी से बड़े होते हैं, जिसके कारण है वो पानी के ऊपर है वो तैरते हैं। तेल के अणु ध्रुवीय नहीं होते हैं, जल के अणु होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं। राजस्थान में किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया? ये पहले उस समय का समसामयिक का प्रश्न है, उसका उत्तर है वो प्रतापगढ़ आता है। अगला प्रश्न है, 81वां प्रश्न है, उस समय का समसामयिक से संबंधित है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न 82वां प्रश्न देख, और इसमें यह दिया हुआ है कि एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। कहां पर नहीं पाया जाता? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, आंतरिक अंगों के बीच में, रक्तवाहियों के आसपास में पाया जाता है, या अस्थि मज्जा में? तो संयोजी ऊतक जैसे कि हमारा जो रक्त वगैरह है, इनका निर्माण है वो संयोजी ऊतक से वगैरह होता है। तो ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल पाया जाता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच में है। आंतरिक अंगों के बीच में ये नहीं पाया जाता है, रक्त वाहिनियों के आसपास ये पाया जाता है, अस्थि मज्जा यानी हड्डी में वगैरह। तो ये संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो आंतरिक अंगों के बीच में है, इसका उत्तर है वो आंतरिक अंगों के बीच में है, ये नहीं पाया जाता है। एरियोलिक और संयोजी ऊतक है, मुख्य रूप से है वो रक्त में वगैरह पाया जाता है, खून में पाया जाता है। आंतरिक अंगों के बीच में वो संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति में उपस्थित पौधे कवक जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किसी माध्यम में है, किस में मौजूद रखने की सक्षम बनाते हैं? ऐसा कौन सा है? आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, या हाइपोटोनिक है, या उपरोक्त सभी है? ऐसी कौन सा कोशिका भित्ति में ऐसा कौन सा किसकी उपस्थिति है जो पौधे कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रखने में सक्षम बनाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हाइपोटोनिक। क्या होगा? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक इसका सही उत्तर होगा। अब कोशिका भित्ति है वो पेड़ पौधों में होती है। किसमें होती है? पेड़ और पौधों में होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। प्राणियों में या जो मनुष्य वगैरह है वहां पर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में होती है, जिसमें मुख्य रूप से वो सेलुलोज पाया जाता है। और इसमें हाइपोटोनिक होता है, जो इस कोशिकाओं को बिना फटे है वो के माध्यम में मौजूद रखने के लिए सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, ये समसामयिक से प्रश्न संबंधित है, इसको छोड़ देते हैं। जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? जो जीपीएस सैटेलाइट होता है, जीपीएस सैटेलाइट ग्लोबल पोजिशनल
सैटेलाइट ये कौन सी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, इसका हमारे पास में प्रश्न है। तो जीपीएस जो होता है ये दो 20,200 किलोमीटर के आसपास है या ऊंचाई पर है वो स्थापित किया जाता है। 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो स्थापित किया जाता है। एक इसमें भू स्थिर उपग्रह है, उसको भी याद रखना है। भू स्थिर उपग्रह ये लगभग 3600 किलोमीटर के ऊंचाई पर है वो स्थापित किया जाता है, भू स्थिर उपग्रह। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह, ये ध्रुवीय उपग्रह है वो पृथ्वी की निचली कक्षा से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो स्थापित किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रह। तो ये मुख्य रूप से तीनों याद रखना है। जीपीएस सैटेलाइट है वो 20,200 किलोमीटर, भू स्थिर उपग्रह 3600 किलोमीटर और ध्रुवीय उपग्रह है वो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये उस समय के समसामयिक से संबंधित प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जीपीएस सिग्नल है, जैसे हम किसी भी क्षेत्र की मैप वगैरह लेना चाहे तो जो सिग्नल है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से वापस सैटेलाइट जाता है, तो इस सिग्नल को पृथ्वी तक वापस पहुंचने के बाद में जैसे यहाँ पर है तो इसको उपग्रह से कनेक्ट होने के बाद में वापस पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हमको निकालना है। तो इसका जो वो 1/15 सेकंड होता है। 1/15 एक सेकंड के 15वें भाग में है वह सिग्नल है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, इसको याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा किस महीने में सर्वाधिक होती है? जुलाई अगस्त में है, अप्रैल मई में है, सितंबर अक्टूबर में है, दिसंबर जनवरी में है। सबसे पहले है वर्षा है वो राजस्थान में है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है जो कि सर्वाधिक है वो जुलाई अगस्त में होती है। कहाँ पर होती है? जुलाई अगस्त में होती है। और एक वर्षा होती है जो शीतकालीन वर्षा होती है। कौन सी होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा होती है जो शीत ऋतु में होती है और मुख्य रूप से दिसंबर जनवरी में होती है। दिसंबर जनवरी में होती है। इनका जो उत्पत्ति स्थल है वो मुख्य रूप से है भूमध्य सागर से माना गया है। और जहाँ से कैस्पियर सागर से होती हुई भारत के हिमालय क्षेत्रों में आती है और हिमालय के जो दक्षिणतम केंद्र है वहां पर ये सबसे ज्यादा वर्षा करती है। अब बात करते हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ है जिसको मावट कहते हैं। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। और ये राजस्थान में रबी की फसल के लिए है वो उपयोगी होती है। रबी की जो फसल होती है उनके लिए उपयोगी होती है। रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए सबसे ज्यादा है, गेहूं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। अब रबी की फसल की बात करें तो गेहूं है, जौ है, चना है, ये सभी है वो रबी की फसल होती है। सरसों है, राई है, अलसी है, ये सब रबी की फसल होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दिसंबर और जनवरी होगा। दिसंबर और जनवरी इसका जो सही उत्तर होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की गई थी? वर्ष 1974-75 में, 1977-78 में, 1981-82 में या 99 में? तो मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1977-78 में की गई थी। अब बात करें तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार की एक योजना थी और सबसे पहले बात करें तो 100% है उस पर केंद्र का सहायता होती थी। लेकिन बाद में है इसकी जो है वो फिर बाद में 1999 के बाद में इसकी सहायता है उसको कम कर दिया गया था और ये सहायता है वो 1999 के बाद में इसकी सहायता है वो कम कर दी थी। इससे पहले है वो पूर्ण रूप से वो 100% है वो केंद्र के द्वारा है वो संपादित होती थी, केंद्र के द्वारा संपादित होती थी। अगला प्रश्न है, तो मरु विकास विकास कार्यक्रम के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। मरु विकास कार्यक्रम के बारे में हम और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इसमें ये 1977 और 79 के आसपास है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 77 और 78 के आसपास इस कार्यक्रम की वो शुरुआत हुई थी। और तो मुख्य रूप से है इसमें है यही प्रश्न है वो इसका इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सुमेलित करने का पूछा गया है। सुमेलित कीजिए। बरखान है क्या है? तो बरखान है, ये होता है एक बालू का स्फुट। क्या होता है? बालू का स्फुट। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में है वो दो प्रकार के बालू का स्फुट पाए जाते हैं। एक तो बालू का स्फुट युक्त प्रदेश होता है और एक बालू का स्फुट मुक्त प्रदेश होता है। बालू का स्फुट युक्त प्रदेश में इसमें रेत के टीले होते हैं जिसको बरखान कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से है वह सीकर वगैरह उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, अर्ध चंद्राकार आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध चंद्राकार आकार के होते हैं और सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। बरखान बालू का स्फुट होता है। ये एक बालू का स्फुट का प्रकार है। बालू का स्फुट का प्रकार है बरखान बालू का स्फुट। अब बात करें आगे हम, तो इसके बाद में लाठी छिरित क्षेत्र। लाठी छिरित क्षेत्र क्या है? लाठी छिरित क्षेत्र है एक भूगर्भित पट्टी है। भूगर्भित पट्टी है जो कि कहां पर आई हुई है? जैसलमेर के साइड में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो ये आई हुई है जैसलमेर में है, भूगर्भित पट्टी है। और जहां पर इसके आसपास है वो सेवन घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवन घास है वो मुख्य रूप से है वो पाई जाती है। लाठी छिरित क्षेत्र के अंतर्गत है। लाठी छिरित क्षेत्र में है वो मुख्य रूप से वो सेवन घास है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ये गतिशील होते हैं। लाठी छिरित क्षेत्र बालू का स्फुट मुक्त प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? बालू का स्फुट मुक्त प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बालू का स्फुट मुक्त प्रदेश में पाए जाते हैं और भूगर्भित जल पट्टी है। यहाँ पर क्या है? भूगर्भित जल पट्टी। ईसरबर्ग की बात करें तो ये आबू पर्वतीय खंड है वो ईसरबर्ग के अंतर्गत आता है। प्लाया है, ये एक सूक्ष्म झील है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, प्लाया। अगला प्रश्न है, सिरोही पाली जालोर जिले में कौन से कृषि जलवायु खंड आते हैं? अब सिरोही पाली और जालोर में है वो कौन से जलवायु खंड आते हैं, इसके बारे में हमको प्रश्न पूछा गया है। तो बात करते हैं वो जलवायु खंडों के बारे में। कृषि जलवायु खंडों को मुख्य रूप से है 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया है। अब बात करें है सबसे बड़ा जो भाग है वो है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी है वो सबसे बड़ा भाग आता है। इसके अलावा है फोर्थ बी है, फोर्थ बी है वो सबसे छोटा है। अब इसी प्रकार से है इसके अंतर्गत है वो एक आता है थर्ड बी। थर्ड बी है ये तो है बाढ़ संभावित क्षेत्र है, बाढ़ संभावित क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा है सेकंड ए। सेकंड ए की बात करें तो ये है वो शेखावटी क्षेत्र है। कौन सा होता है? शेखावटी क्षेत्र वाला खंड है। अब इसी प्रकार से है फर्स्ट ए है वो पश्चिमी भाग वाला, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय वाला भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड बी। सेकंड बी होता है। तो सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो तो है फर्स्ट सी, सबसे छोटा है वो फोर्थ बी। सेकंड ए है वो शेखावटी वाला क्षेत्र है। सेकंड बी है वो सिरोही पाली जालोर वाला क्षेत्र है। और फर्स्ट ए है ये पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग है। और थर्ड बी है वो बाढ़ संभावित क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है। 10 भागों में इसको बांटा गया है। 10 भागों में है वो बांटा गया है कृषि जलवायु प्रदेशों को। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वागड़ है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर, बिल्कुल सही है ये भी। मेवात है अलवर भरतपुर, ये भी सही है। बोमट है वो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं है। बोमट क्षेत्र का संबंध है वो है आपके उदयपुर से है एक तो, और एक आता है डूंगरपुर वाला भाग, और थोड़ा बहुत सिरोही वाला भाग भी आता है। बोमट के बारे में है यहाँ पर एक भील आंदोलन हुआ था, बोमट भील आंदोलन कहा जाता है। मोतीलाल जी तेजावत जी के नेतृत्व में हुआ था, बोमट में है। तो ये बोमट क्षेत्र है मुख्य रूप से है वो उदयपुर और डूंगरपुर और सिरोही से संबंधित है, और मुख्य रूप से है वहां पर आदिवासी जनजाति है वो पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र है वो कोटा बूंदी झालावाड़, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में हमको बताना है। पहला है सूक्ष्म सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्म सागवान वन है वो राजस्थान के है वो दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, और ये लगभग है वो 6% के आसपास है। कितने हैं? 6% के आसपास है वो, 6.36% के आसपास है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। सूक्ष्म सागवान वन है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, 6% के आसपास ये पाए जाते हैं।
6.28%, सॉरी 6.28%, तो ये तो बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ी वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। उपोष्णीय कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है, आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाते हैं। और इनकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, लगभग है वो 0.39% है वो पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 0.39% पाए जाते हैं। अब सूक्ष्म सागमान वनों के बारे में बात करें तो ये 75 से लगाकर 110 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, वहां पर ये मुख्य रूप से है वो पाए जाते हैं। ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकतर पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। कांटेदार वन है वो पूर्वी राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय पौधा राजस्थान में घर घर औषधि योजना से संबंधित है? ऐसा कौन सा पौधा है जो राजस्थान में है वो घर घर औषधि योजना से संबंधित है? इसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अश्वगंधा है, दूसरा है मूसली है, तीसरा है गिलोय है और कालमे है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मूसली। मूसली नहीं है। असल में ये योजना है वो 1 अगस्त 2021 को ये योजना चलाई गई थी। बजट सत्र 2021 और 22 के अंतर्गत चलाई गई थी। ये किसकी योजना है? ये वन विभाग की योजना है, वन विभाग की योजना है। अब इसके अंतर्गत है वो प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 2-2 पौधे है वो इसके अंतर्गत दिए गए थे। 2-2 पौधे इसके अंतर्गत दिए गए थे। और मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में है वो कोरोना काल के बाद में है इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, तो उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है उनका मुख्य उद्देश्य था। घर घर योजना जो कि 1 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, वन विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। और प्रत्येक पौधे वो 2-2 पौधे इसमें इसके अंतर्गत है वो दिए गए थे। 2-2 पौधे इसके अंतर्गत है वो दिए गए थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मृदा की नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। एल्फीसॉल मृदा राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, ये प्रश्न है। तो एल्फीसॉल मृदा है वो राजस्थान में है, केवल और केवल इसके पूर्वी भाग में पाई जाती है, जहां पर जलोढ़ मृदा की प्रधानता होती है। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा की प्रधानता होती है। और इसका पहला ऑप्शन है जयपुर, अलवर, कोटा, यही सही है बिल्कुल। चुरू, झुंझुनू और सीकर इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर है वो एंटीसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है। एंटीसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है। जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ पर भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर है वह एरिडोसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी होती है? एरिडोसॉल प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। प्रतापगढ़ और सिरोही भी नहीं होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एल्फीसॉल। बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं, वहां पर वर्टिसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी? वर्टिसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है, लावा निर्मित होती है, और वो कपास की खेती के लिए वगैरह उपयोगी होती है। काली मृदा होती है जो कि कपास की खेती के लिए वगैरह उपयुक्त होती है, सोयाबीन की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टेरियंस बेसिन कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, या फिर पूछा गया है, कहा गया है उत्तरी अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या अटलांटिक में है? इसका सही उत्तर हमको बताना है। तो ग्रेट आर्टिसियल बेसिन है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में है एक हरे तथा डॉर्लिंग नदियां भी स्थित है। इसके अलावा मूंगे की चट्टान भी यहाँ पर स्थित है। कौन सी है? मूंगे की चट्टान भी यहाँ पर स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अंत सागरीय कैनियन को क्या कहा जाता है? अंत सागरीय कैनियन अवस्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है? महाद्वीपीय मग्न तटों में होता है, महाद्वीपीय ढालों में होता है, या फिर अगाध सागरीय मैदानों में होता है, या महासागरीय गर्तों में होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा महासागरीय ढालों में होता है। महासागरीय ढाल होते हैं, वहां पर ये अंत सागरीय कैनियन होता है। इसमें एक मुख्य कैनियन हडसन का कैनियन है वो प्रसिद्ध है। हडसन का कैनियन है वो इसके अंतर्गत है वो प्रसिद्ध है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फन्नाफुटी है वो क्या है? फन्नाफुटी क्या है, इसके बारे में हमको पूछा गया है। तो फन्नाफुटी है एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? एक प्रवाल द्वीप की श्रेणी में माना जाता है, फन्नाफुटी है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदानों को कौन सी समरेखा अलग करती है? जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पर ये राजस्थान का नक्शा है, इस प्रकार से जैसे राजस्थान का नक्शा है, इस पर जो ये वाली रेखा होती है, एक तो ये होती है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला और इधर मरुस्थलीय भाग को अलग करती है, ये तो होती है 50 सेंटीमीटर वाली रेखा। और ये जो एक और रेखा होती है जिसको हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर वाली रेखा, जो कि मरुस्थलीय भागों को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर वाला भाग है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इधर वाला भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमको यहाँ पर इसमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संकरीय मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर वाली रेखा है वो अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वाली रेखा मरुस्थलीय और पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग करने का कार्य 50 सेंटीमीटर वाली रेखा करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील के बारे में हमको बताना है। काबोद है, डिडवाना है, रेवासा है या जैतसागर है? काबोद है वो बिल्कुल खारे पानी की झील है जो कि कहाँ पर आई हुई है? जैसलमेर में आई हुई है। कहाँ पर आई हुई है? जैसलमेर में। रेवासा है जो कि सीकर में आई हुई है, खारे पानी की झील है। डिडवाना है वो डिडवाना कुचामन जिले में आई हुई है, डिडवाना, ये भी सही है। जैतसागर इसका उत्तर नहीं होगा, ये है जैतसागर बूंदी में आई हुई है और ये है वह मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैतसागर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर आर्द्रभूमि स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा है वो रामसर साइट है वो स्थित है? ये इसका उत्तर हमको बताना है। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, रामसर साइट है। बात करते हैं रामसर साइट क्या होती है। रामसर साइट है वो आर्द्र भूमि को संरक्षण करने की एक योजना है। क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण की योजना है। सबसे पहले वो 1971 में है, ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। इस प्रकार की है वो योजना वगैरह लाई गई थी, इसका अनुमोदन किया गया था 1971 में। अब भारत के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो रामसर साइट भूमि घोषित हुई थी वो हुई थी चिल्का झील। कौन सी थी? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में आई हुई है। दूसरी है वो है गन्ना पक्षी विहार। गन्ना पक्षी विहार राजस्थान भरतपुर में आया हुआ गन्ना पक्षी विहार जो कि रामसर साइड में है, राजस्थान में है। और दो ही रामसर साइड में स्थित है, एक तो गन्ना पक्षी विहार जिसको, और एक है सांबर झील जिसको 1990 में है रामसर साइड में घोषित किया गया था। तो राजस्थान में दो है जो रामसर साइड आर्द्र भूमि में स्थित है, एक तो गन्ना पक्षी विहार और सांबर झील है। अगला प्रश्न है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सा स्थलाकृति पाई जाती है? शिवालिक के जो पर्वत पद है इसमें कौन से स्थलाकृति पाई जाती है? बांगर है, खादर है, बाबर है या डेल्टा है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये बांगर कह सकते हैं या इसको बांगर भी कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इसको बांगर कहा जाता है। जबकि नई जलोढ़ मृदा होती है, नई जलोढ़ मृदा जो के द्वारा है वो लाई गई होती है, नई जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा है नदी है जहां पर समुद्र में प्रवेश करती है और वहां पर ये आकृति नुमा संरचना बनाती है जिसको डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। सबसे जो सुंदर डेल्टा है या सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है वो प्रसिद्ध है, ये याद रखा जा सकता है। तो इसका जो बाबर है इसका सही उत्तर होगा बाबर है। ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की जो हिमालय की पहाड़ियों को मुख्य रूप से है वो 4 भागों में है वो बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो जो शिवालिक के जो पर्वतीय प्रदेश है उनकी जो स्थलाकृति है वो बाबर कहलाती है। क्या कहलाती है? बाबर कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वही होगा। तराई प्रदेश में है वो पाई जाती है, ये बाबर क्षेत्र है वो तराई प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? अब बात करें चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का प्रवेश है वो राजस्थान के है जावा नावा पहाड़ियों से है, मध्य प्रदेश से ये उत्पन्न होता है और राजस्थान में है पैसरोडगढ़ से है, लगभग दक्षिण से है वो प्रवेश करती है। तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। 84 गढ़ के निकट है वो यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो ये तो नहीं होगा। माई नदी है ये बांसवाड़ा
दक्षिण से ही प्रवेश करती है, ये भी नहीं होगा। हमको पूछा गया उत्तर दिशा से कौन सी प्रवेश करती है। कांतली नदी है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में जो ऊपर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है। घनगर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि घनगर है, जैसे ये नक्शा है राजस्थान का, तो ये ऊपर से है प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से टिब्बी नामक स्थान से यहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर दिशा से वो घनगर नदी प्रवेश करती है। घनगर नदी प्रवेश करती है, जो कि हिमालय के शिवालिक नामक पहाड़ियों से निकलती है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी अंत प्रवाही वाली नदी है। वो भारत की भी सबसे बड़ी अंत प्रवाही वाली नदी मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो घनगर नदी होगा, घनगर नदी होगा। अगला प्रश्न है,